हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, वांगलिन को एक मिस्टीरियस 7 कलर्ड फिगर ने किसी खास इरादे से हेल्प किया था। साथ ही क्यू शुए भी अब 3rd स्टेप तक पहुंच चुका है। उसकी स्लॉटर एसेंस इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो लेट स्टेज निर्वाण वॉइड कल्टिवेटर्स को भी हरा सकता है। और अब सिचुएशन और भी इंटेंस होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से वॉर शुरू होने जा रहा है। आगे क्या होगा, कौन जीतेगा और वांगलिन का अगला कदम क्या होगा? अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर आप एक दिन पहले एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल का मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो ये आपको समझ नहीं आएगा, जाके पिछला वाला एपिसोड को देखो। अब आगे। मास्टर होंगशान की आंखें धीरे धीरे साफ होने लगी। उसने गहरी सांस ली और उसके शरीर के अंदर पॉपिंग साउंड्स गूंजने लगे। उसके रोम रोम से लाल धुंध निकली और उसके शरीर पर ब्लड कलर्ड रोब बन गई। उसने वांगलिन की तरफ हाथ जोड़े। धन्यवाद लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। फिर उसकी नजर सीधा हेवन पनिशमेंट पैलेस लॉर्ड पर टिक गई। क्यू जी यान, चाहे तुम अपनी कल्टिवेशन जला दो, तुम बच नहीं सकते। तुम्हें मरने नहीं दिया जाएगा। मैं तुम्हें ब्लड पपेट बनाऊंगा। ये कहकर वो लाल साया बनकर आगे बढ़ा। ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन का चेहरा सफेद पड़ गया। 4 लोगों के सामने वो अकेला था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे मास्टर लॉन्गपान ने शांत हाथ उठाया। माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग ने उसका रास्ता बंद कर दिया। क्यू शुई ने ठंडी नजर से इशारा किया। उसके चेहरे की 5 दरारें फिर से फटने लगी। डार्क मून, क्लियर स्काई, लगातार फटने वाला स्पेल था। उसी पल वांगलिन की उंगली पर गोल्डन लाइट जमा हुई। स्टॉप। एक शब्द और लॉ की शक्ति ने उसे जकड़ लिया। ये लड़ाई बिना सस्पेंस की थी। हेवन पनिशमेंट पैलेस लॉर्ड पकड़ा गया और मास्टर होंगशान उसे ले गया। मास्टर लॉन्गपान की जलती हुई सोल मास्टर होंगशान की मदद से शांत हुई। वो अपने डिसाइपल मास्टर जोंग शुआन के साथ चला गया, अगले युद्ध की प्रतीक्षा में। मास्टर होंगशान ने वांगलिन को क्लाउड सी चलने का निमंत्रण दिया, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म के नाम से इनर रेल्म का फाइटिंग स्पिरिट जगाने के लिए। लेकिन वांगलिन ने मना कर दिया। उसे 3 दाव फल पा लिए थे, अब उसे अपने 3 दाव्स कंप्लीट करने थे। उसके शरीर के अंदर रिजेक्शन फोर्स बढ़ रही थी। उसे वॉइड गेट तोड़ना था। क्यू शुई भी चला गया। उसका हरा रोब सितारों के बीच लहला रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढने निकला। शायद मिले, शायद ना मिले, लेकिन अगर वांगलिन बुलाएगा वो लौट आएगा। मास्टर होंगशान के बचने से इनर रेल्म में खुशी फैल गई। समन रिवर वापस मिलना एक नई उम्मीद था। एस्टीम्ड टीचर त्यान जाओ की मौत, मास्टर लॉन्गपान का जुड़ना और हेवन पनिशमेंट पैलेस लॉर्ड का पकड़ा जाना, सब ने इनर रेल्म का विश्वास बढ़ा दिया। अब इनर रेल्म में कोई 7 कलर्ड रेल्म नहीं बचा था। दशकों के युद्ध के बाद जो कल्टिवेटर्स जिंदा थे, वो सब अनुभव से भरे योद्धा थे। हार का मतलब मौत था। जब ये खबर फैली कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म लौट आया है, तो कल्टिवेटर्स के दिल में फिर से युद्ध की आग जल उठी। ब्रिलियंट वॉइड के बॉर्डर पर क्लाउड सी और ऑल हेवन के बीच वन स्पिरिट नाम का प्लैनेट एक बड़े ट्रेडिंग हब में बदल गया। चारों स्टार सिस्टम्स के कल्टिवेटर्स यहाँ आने लगे। व्यापार बढ़ा। धीरे धीरे सिस्टम्स एक दूसरे के करीब आने लगे। समन रिवर की फीमेल कल्टिवेटर्स सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थीं। काउंटर अटैक में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। बहुत सी शहीद हो गई थीं, लेकिन जो बची थी उनका सम्मान बढ़ चुका था। समन रिवर अब रिकवरी की तरफ बढ़ रहा था। समन रिवर में सबसे ज्यादा फीमेल कल्टिवेटर्स थीं और सब अपनी अलग ही ग्रेस के लिए मशहूर थीं। उनकी हल्की सी खुशबू भी शहर के माहौल को बदल देती थी। बाकी 3 स्टार सिस्टम्स के सिंगल मेल कल्टिवेटर्स अपने लिए डाव पार्टनर ढूंढने में और भी ज्यादा उत्साहित हो गए थे। उनके आने से पूरा शहर और जिंदा लगने लगा था। शहर में कई इन्स थे जो बाहर से आए कल्टिवेटर्स को रुकने और कल्टिवेशन करने की जगह देते थे। हर कमरे में स्पिरिट स्टोन्स और सेलेस्टियल जेड्स रखे होते थे। कुछ बड़े बैकग्राउंड वाले इन्स तो ओरिजिन क्रिस्टल्स तक प्रोवाइड करते थे, ताकि पुराने मॉन्स्टर्स भी यहाँ आकर ओरिजिन एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। प्लैनेट के ईस्टर्न हिस्से में एक मीडियम साइज्ड इन था। हॉल के अंदर कई कल्टिवेटर्स बैठे थे। कल्टिवेटर्स को खाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेलेस्टियल फल, वाइन या सिंपल मॉर्टल फूड पुरानी यादें ताज़ा कर देते थे। इसी वजह से ये जगह हमेशा भरी रहती थी। आउटर रेल्म के खिलाफ युद्ध ने सबको एक जगह ला दिया था। यहाँ लोग मिलते, बात करते, एक दूसरे से सीखते। शायद जो आज यहाँ दोस्त बने, कल बैटलफील्ड में फिर मिल जाएं। इस वक्त हॉल के नॉर्थ साइड एक टेबल पर कुछ लोग बैठे थे। उनमें एक मिडिल एज्ड स्कॉलर था जो मुस्कुराकर अपने दोस्तों से कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि मैं लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को जानता हूँ, लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं। उसके सामने 2 सुंदर महिला कल्टिवेटर्स बैठी थीं। पिंक रोब वाली थोड़ी जवान थी। वो उत्सुक होकर पूछ बैठी, जोगा, आप उनसे कहाँ मिले थे?
उसके पास बैठी पर्पल रोब वाली महिला थोड़ी बड़ी उम्र की थी। चेहरे पर समय के निशान थे, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं, वो चुप थीं। स्कॉलर के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। लेडी शू, इसकी बात पर विश्वास मत करना। हर बार जब ये समन रिवर की फीमेल कल्टिवेटर्स को देखता है, यही कहानी सुनाता है। स्कॉलर ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। प्लैनेट सुजाकू पर तब वो आज जैसा नहीं था, सिर्फ कोर फाउंडेशन कल्टिवेटर था। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म बनेगा। पिंक रोब वाली ने आंखें चमकाकर पर्पल रोब वाली की तरफ देखा। सीनियर सिस्टर, आप भी तो प्लैनेट सुजाकू से है ना? क्या आपने उन्हें देखा है? ये सुनते ही टेबल पर सन्नाटा छा गया। स्कॉलर, बूढ़ा आदमी, सब लोग शौक और थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ पर्पल रोब वाली की तरफ देखने लगे। पास के कल्टिवेटर्स भी चुप हो गए। स्कॉलर तुरंत खड़ा हो गया। मैं जू डोंगडे, प्लैनेट सुजाकू से आए फेलो कल्टिवेटर को प्रणाम करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो क्षमा करें। सिर्फ वो ही नहीं, आसपास के कई कल्टिवेटर्स ने हाथ जोड़कर उसे ग्रीट किया। क्लाउड सी के लोग भी आगे बढ़े और रिस्पेक्ट दिखाया। चारों स्टार सिस्टम्स में ऐसा अक्सर नहीं होता था, लेकिन कुछ बार हो चुका था। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म की ख्याति सिर्फ नाम की नहीं थी, वो युद्ध के दौरान अपने कर्मों से बनी थी। इनर रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे इनर रेल्म की आत्मा था। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म ब्रिलियंट वॉइड से था, इसलिए ब्रिलियंट वॉइड के कल्टिवेटर्स को बाकी 3 स्टार सिस्टम्स के लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सम्मान देते थे। ज्यादा नहीं, लेकिन महसूस होता था। और अब सबको पता था वो प्लैनेट सुजाकू से आया था, इसलिए प्लैनेट सुजाकू के कल्टिवेटर्स के लिए दिल में अलग ही रिस्पेक्ट था। सुजाकू छोटा सा प्लैनेट था, वहां से बाहर निकलने वाले कल्टिवेटर्स बहुत कम थे। इसी वजह से अगर कोई सच में सुजाकू से मिल जाता तो लोग उसे और भी अधिक सम्मान देते। वांगलिन की वजह से पूरे इनर रेल्म ने प्लैनेट सुजाकू को पहचान दे दिया था। पर्पल रोब वाली इतनी अटेंशन की आदत में नहीं थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने अपने बाल साइड किए और सबको शांत स्वर में ग्रीट किया। मैं शायद उन्हें देखा है, उसने धीरे से कहा। इनके अंदर सब लोग और ज्यादा ध्यान से सुनने लगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं जो व्यक्ति मैंने देखा था क्या वो वही थे। पिंक रोब वाली तुरंत झुककर बोली, सीनियर सिस्टर जल्दी बताइए। पर्पल रोब वाली ने यादों में खोकर कहा। उस वक्त उनका नाम मा लियांग था। फाउंडेशन स्टेज पर थे, ठंडे और निष्ठुर स्वभाव के। फॉरेन बैटल ग्राउंड से वापस होफैन देश आए थे। अगर वो सच में लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म थे तो शायद उनकी मुलाकात ली मुवान से वहीं हुई होगी। ली मुवान मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। इनमें बैठे कल्टिवेटर्स गहरी सांस लेकर सुन रहे थे। सुजाकू की कहानी सुनना बहुत रेयर होता है। दूर कोने में एक जवान ब्लैक रोब में अकेला बैठा था। वो चुपचाप शराब पी रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं, ऑरा सख्त था, इसलिए कोई पास नहीं जा रहा था। टीचर, आप कहाँ हैं? वो धीरे से बोलकर बाहर देखने लगा। फिर अचानक उसका शरीर हिल गया। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति पर टिकी। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी भर गई। पर्पल रोब वाली बोलती रही, तब सुजाकू प्लैनेट आधा त्यागा गया प्लैनेट जैसा था। होफैन में सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर भी सिर्फ नैसेंट सोल स्टेज पर था। इनमें हल्की सी हलचल मच गई। नैसेंट सोल पर हैकर 100 लोगों को मार दिया, ये कैसे मुमकिन है? किसी हैरानी से कहा। दूसरा कल्टिवेटर धीरे से बोला, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को आम लोगों की सीमाओं से मत नापना, वो हमारी कल्पना से परे है। कल्टिवेशन लेवल जितना नीचे होता है, स्टेजेस के बीच का गैप उतना छोटा होता है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर के पास स्पेल्स और ट्रेजर्स भी लिमिटेड होते हैं। फिर भी उस वक्त ही इतनी शक्ति, लोग हैरान थे। तभी तो बाद में उन्होंने क्लाउड सी में पूरा दौर बदल दिया, किसी ने धीरे से कहा। इसी बीच जो सफेद वस्त्र वाला युवा अंदर आया था, उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नाक छुई और सीधा ब्लैक रोब वाले कल्टिवेटर की तरफ बढ़ गया। ब्लैक रोब वाला खड़ा होने ही वाला था, लेकिन उस युवा ने हाथ रखकर उसे वापस कुर्सी पर बिठा दिया। टीचर, ब्लैक रोब वाला 13 था। उसकी आंखों में जज्बात उमड़ आए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसका मन खाली हो गया। सफेद वस्त्र वाला युवा वांगलिन था। 7 कलर्ड रेल्म का मामला निपटाकर वांगलिन प्लैनेट सुजाकू जा रहा था। वहां अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देनी थी। वहीं पर वो अपने कर्मा, लाइफ एंड डेथ और ट्रू एंड फॉल्स एसेंसेस को रिफाइन करने वाला था। रास्ते में उसने 13 की ऑरा महसूस की, साथ ही प्राचीन डीमन स्टैचू की हल्का सी लहर, इसलिए वो यहाँ आ गया। बड़े हो चुके 13 को देखकर वांगलिन के चेहरे पर संतोष था। डीमन स्पिरिट लैंड में पहली मुलाकात याद आई। उसकी दृढ़ इच्छा, वफादारी। 1000 साल बीत गए, लेकिन 13 नहीं बदला। ये बच्चा मेरी जवानी जैसा लगता है, वांगलिन ने मन ही मन सोचा। 13 कुछ बोलने वाला था, लेकिन वांगलिन ने सर हिला दिया। 13 चुप हो गया। उसकी आंखों में सम्मान और भक्ति जल रही थी।
उसकी जिंदगी वांगलिन की वजह से बदली थी। वही था, ठंडा और राजसी 13। उधर पर्पल रोब वाली कहानी सुना रही थी। उस युद्ध के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैंने सुना था कि उन्होंने ली मुआन को बचाया और एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के पीछे पड़ने पर वो प्लैनेट सुजाकू के एक खतरनाक स्थल में घुस गए, सी ऑफ डेविल्स। इनमें सन्नाटा छा गया। वांगलिन ने चुपचाप एक प्याला उठाया और धीरे से पिया। उसकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। ली मुआन की बेचैन नजर, मदद की पुकार। 13 ने तुरंत अपने टीचर का प्याला दोबारा भर दिया। क्या वो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर अभी जिंदा है? एक बुजुर्ग कल्टीवेटर गर्जा। अगर है तो उसका अंत निश्चित है। लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म को छेड़ना मतलब चारों स्टार सिस्टम्स को छेड़ना। लेडी जो, उस शैतान का नाम क्या था? किसी ने पूछा। पर्पल रोब वाली ने धीरे से सर हिला दिया। याद नहीं, लेकिन 100 साल बाद सुना कि वांगलिन नाम का कल्टीवेटर सुजाकू पर मशहूर हो गया। जाओ देश से था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर ही उसने नीसेंट सोल कल्टीवेटर टेंग को नाराज कर दिया था, जिसने उसके परिवार को मार डाला। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कल्पना की, एक युवा कल्टीवेटर, परिवार का विनाश और फिर अकेला खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो आज लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर हवा भारी हो गई और एक कोने में बैठा वांगलिन चुपचाप अपनी यादों के साथ बैठा रहा। पर्पल रोब वाली ने शांत आवाज में कहा। फिर वो जाओ देश वापस गए और जो हुआ उसने पूरे सुजाकू को शॉक कर दिया। ब्लड रिवर्स फ्लोड, सच में खून की नदियां। टेंग फैमिली का कोई भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। इनमें सन्नाटा छा गया। उन्होंने सिर्फ रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने पूरा हेट्रेड वेंट किया। टेंग ब्लड लाइन का हर इंसान खत्म कर दिया। रूमर्स कहते हैं कि जाओ का स्काई ब्लड रेड हो गया था। सब लोग उस मॉन्स्ट्रस किलिंग इंटेंट को फील कर सकते थे। कॉर्नर में वांगलिन साइलेंटली वाइन पीता रहा। 13 उसका कप रीफिल करता रहा। ये पहली बार था जब 13 अपने टीचर का पास्ट सुन रहा था। कमाल का रिवेंज था, किसी ने कहा। नेसेंट सोल टेंग को मारना ठीक था, पर पूरी फैमिली? एक और कल्टीवेटर ने डाउट से कहा। एक बुजुर्ग बोला, तुम लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म नहीं हो। अपने सब लव्ड वंस को खोने का पेन तुम समझ नहीं सकते। इनमें मर्मर चलती रही। वांगलिन ने लास्ट कप एक सांस में फिनिश किया। कप रखा, दूर तक देखा। होम सिकनेस दिल में उभर आई, पेरेंट्स की याद। चलो, वो खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। 13 ने स्पिरिट स्टोन्स छोड़े और फॉलो किया। पर्पल रोब वाली बोलती रही, मैंने सुना था कि उनके पास सुजाकू का लॉर्ड बनने का चांस था, लेकिन उन्होंने लीव कर दिया। प्लैनेट सुजाकू पर उनकी स्टैचू है, गार्डिंग द प्लैनेट। तब उसकी नजर डोर पर रुकी। सफेद कपड़ों वाले आदमी की बैक पर रुक गई। ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। वांगलिन ने कर्टन उठाया, थोड़ा टर्न किया और एक जेंटल स्माइल दी, फिर चला गया। 13 उसके पीछे। पर्पल रोब वाली का दिल जोर से धड़का। पास्ट और प्रेजेंट ओवरलैप हो गए। वो वही थे। सीनियर सिस्टर, क्या हुआ? पिंक रोब वाली ने पूछा, लेकिन डोर पर सिर्फ कर्टन हिल रहा था। नथिंग, जोहो जिंग ने धीरे से कहा। शहर से दूर एक हाई माउंटेन पीक पर हवा तेज चल रही थी। वांगलिन खड़ा था, 13 वन नी पर झुका हुआ। टीचर, 13 वांट्स टू फॉलो यू, वांगलिन ने सॉफ्ट वॉइस में कहा। तुम मेरे फर्स्ट डिसाइपल हो, सबसे ज्यादा टाइम मेरे साथ तुमने बिताया है। 13 की आंखों में अटैचमेंट था, लेकिन वांगलिन ने सर हिला दिया। अ बर्ड अगर ग्रो करना चाहता है तो उसे स्टॉर्म फेस करना पड़ेगा। माई डिसाइपल मस्ट डेयर टू डिफाई द हेवंस। उसमें हेवन डिफाइंग हार्ट होना चाहिए। इसकी आवाज फर्म हो गई। मेरा फर्स्ट डिसाइपल ड्रैगन अमंग मैन होगा। जब वो कहे कि वो मेरा डिसाइपल है, लोग एडमायर करें। टीचर, 13 एक्साइटेड हो गया। वांगलिन ने उसके हेड पर हाथ रखा। ऑफ कोर्स, अगर कोई तुम्हें बुली करे, योर टीचर विल नॉट अलाउ इट। हवा चलती रही। गुरु और शिष्य की पाथ्स अलग होने वाली थी, बट बॉन्ड कभी नहीं टूटने वाला था। एक इनविजिबल रिपल दोनों के सेंटर से फैल गया। वो हवा की तरह दुनिया भर में स्प्रेड हो गया। वांगलिन ने अपनी थंडर और फायर कॉम्प्रिहेंशन को एक सीड में कंडेंस किया और उसे 13 के अंदर डीपली बरी कर दिया। मैं तुम्हें कोई ट्रेजर नहीं दे रहा, सिर्फ ये एसेंस सीड। 13 का शरीर कांप उठा। जैसे ही वांगलिन का हाथ उसके फॉरहेड पर पड़ा, उसके माइंड में एक गोल्डन सीड अपीयर हुआ। उस सीड में कंप्लीट फायर और थंडर एसेंसेस की अंडरस्टैंडिंग थी। 3rd स्टेप का ऑरा, और उसका रंग गोल्ड इसलिए क्योंकि उसमें वांगलिन का सेलेस्टियल ब्लड लाइन भी था। ये सीड किसी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं था। अगर इसका पता चल जाए तो कैटास्ट्रोफी हो सकती थी, लेकिन वांगलिन ने बिना हेजिटेशन के अपने फर्स्ट डिसाइपल को दे दिया। टीचर इज लीविंग। वांगलिन ने एंशिएंट डीमन स्टैचू वापस ले ली। स्काई की तरफ एक कदम बढ़ाया। उसका फिगर धीरे धीरे फेड होने लगा। जाते वक्त उसने पलटकर 13 को देखा। नजर बिल्कुल वैसे जैसे पिता अपने बच्चे को देखता है।
जो करना हो करो, बस अपने फैसले के साथ जी सको, चाहे कितनी भी बड़ी डिजास्टर हो, टीचर यहाँ है। और किसी दिन जिस लड़की को पसंद करो उसे चुनो, मेरे जैसा मत बनना। 13 के होठ पर कंपन आ गई, आंखों में आंसू भराए। उसने चुपचाप 9 टाइम्स काउंटडाउन किया। वांगलिन फिर से स्टार्स के बीच अकेला चल रहा था, आया भी अकेला था, जा रहा भी अकेला। 2000 साल से ज्यादा हो चुके थे, वो लोनलीनेस का आदत डाल चुका था। ब्राइट स्टार्स को खुद देखना, खुद सांस लेना और उस अनस्पीकेबल साइलेंस को महसूस करना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एंशिएंट डीमन स्टैचू को अभी उसने अब्सॉर्ब नहीं किया, स्टोरेज स्पेस में रखा। बॉडी के अंदर रिजेक्शन फोर्स अभी कंट्रोल में थी। क्रिटिकल मोमेंट पर ही स्टैचू अपना फुल इफेक्ट दिखाएगा। अगर पॉसिबल हो वो इसे अब्सॉर्ब नहीं करना चाहता था। वो चाहता था स्टैचू थोड़ा और ग्रो करे, और जो एंशिएंट डीमन उसने ऑल हेवन में कैप्चर किया था वो अभी भी सील्ड था, उसे यूज करने का वक्त नहीं आया था। उसने उस एंशिएंट डीमन को सर्वाइवल का चांस देने का प्रॉमिस किया था, और वांगलिन अपने प्रॉमिसेस नहीं भूलता। स्टारी स्काई साइलेंट था, कभी कभी दूर कल्टिवेटर्स के बैटल की रंबल सुनाई देती थी। वांगलिन धीरे चलता हुआ दूर जा रहा था। बाहर से स्लो लगता था, लेकिन हर स्टेप वास्ट डिस्टेंस कवर करता, ऑलमोस्ट स्पेशल बेंडिंग जैसा। वो रेन सेलेस्टियल रेल्म नहीं गया, चाहता था लेकिन टाइम नहीं था। हिविन एंट्रेंस के पास से गुजरा, एक पल के लिए पीछे देखा। पहले उसे मैडमैन को पिक करना था। ब्रिलियंट वॉइड के दूसरे किनारे पर एक रैंक 7 कल्टीवेशन प्लैनेट था। सुजाकू नहीं, लेकिन पावरफुल प्लैनेट। उसके अराउंड कुछ छोटे प्लैनेट्स घूम रहे थे। दूर से देखने पर सब कुछ क्वाइट लग रहा था। ये एरिया खाली सा था, इसलिए ज्यादा कल्टीवेटर्स यहाँ नहीं आते थे। इस प्लैनेट पर एक मॉर्टल सिटी में ऑटम चल रहा था। ठंडी हवा शहर से गुजरती हुई जैसे कुछ लेकर जा रही हो। छोटा सा टाउन था, लोग कम थे, स्ट्रीट्स ऑलमोस्ट वेकेंट। कुछ शॉप्स खुली थी, ऑटम विंड उनके दरवाजों को हिला रही थी। माहौल थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा था। स्ट्रीट के कोने पर कुछ स्टॉल्स लगे थे। सर्वर्स लेयर्ड कपड़े पहने हुए भी ठंड महसूस कर रहे थे, आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। जमीन पर सूखे पत्तों की रेसलिंग साउंड गूंज रही थी। हवा उन्हें उड़ाकर स्टॉल्स तक लाती, टेबल से टकराकर पत्ते घूमकर फिर दूर चली जाती। शहर शांत था, लेकिन लग रहा था जैसे कोई आने वाला हो। कुछ ऑटम लीव्स हवा के साथ घूमते हुए दूसरी स्ट्रीट में चले गए और सीधा एक आदमी के फेस पर जा लगे। वो आदमी स्वैग के साथ चल रहा था। पीछे 2 लोग थे, दोनों फ्लैटरिंग स्माइल के साथ उसके कान में कुछ बोल रहे थे। वो आदमी खुश होकर हंस रहा था। लीफ ने उसकी हंसी तोड़ दी। उसने नाक से आवाज निकाली, फेस से पत्ता हटाया, जमीन पर फेंका और उस पर बिना दया के स्टॉम्प करने लगा। छोटा सा लीफ, तू इस किंग पर नजर डालता है? देख कैसे डील करता हूँ। 10 बार से ज्यादा पैर मारा, हवा ने लीफ उड़ा दिया, तब जाकर उसने रुकना मंजूर किया। वो मैडमैन था। पीछे के 2 लोग, जू लिगुओ और लियो जिनबियाओ, सिर्फ एक दूसरे को देखकर चुप रहे। उन्हें आदत थी। जू लिगुओ ने आंख झपकाकर मैसेज भेजा, ओल्ड लियो। उसकी बात में कुछ अजीब था, कहीं हमें देख तो नहीं लिया। लियो जिनबियाओ ने चिन रब किया, काम एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई दिया, एनालिसिस के मुताबिक वो सच में क्रेजी है, डोंट वरी मास्टर जू। जू लिगुओ सैटिस्फाई हो गया। दोनों मिलकर मैडमैन को काफी टाइम से स्कैम कर रहे थे और बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। वो तुरंत आगे बढ़ा, मैडमैन के शोल्डर्स मसाज करते हुए बोला, सही किया किंग, कैसे हिम्मत हुई उस लीफ की, चाहो तो मैं पकड़ कर लाऊं और स्टॉम्प कर लो। मैडमैन ने हाथ हिला दिया प्राउड स्माइल के साथ, छोड़ दो, किंग माफ करता है। लिटिल जू, वो लड़की कहाँ है? अगर किंग सेटिस्फाई हुआ रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड सुनते ही जू लिगुओ की आंखें चमक उठी। लियो जिनबियाओ ने ड्राई कॉफ किया, पर उसकी गेज भी चमक रही थी। किंग इस बार कॉर्पोरियल यांग स्टेज की कल्टीवेटर है, बहुत एफर्ट लगा है मनाने में, नोबल स्टेटस है इसीलिए केयरफुल है। मैडमैन इम्पेशेंट हो गया, इतने दिन हो गए, एक बार भी सक्सेस नहीं, अगर इस बार भी फेल हुआ तो किंग नहीं खेलने वाला। जू लिगुओ ने इंटॉक्सिकेटेड एक्सप्रेशन बनाया, बस एक टेस्ट ले लो किंग, फिर पता चलेगा। फिर धीरे से बोला, बस स्पिरिट स्टोन्स कम पड़ रहे हैं एक्टिवेशन के लिए। मैडमैन ने कुछ मटर किया, फिर उंगली दबाकर ब्लड निकाला, जू लिगुओ को दे दिया। किंग का ब्लड बहुत प्रेशियस है, पहले भी वो खुद ही कंफ्यूज हो गया। जू लिगुओ ने ब्लड केयरफुली स्टोर किया। लियो जिनबियाओ ने चुपके से ट्रांसफर अरे एक्टिवेट कर दिया। फ्लैश, तीनों गायब। एक वैली में लाइट चमकी, 3 लोग अपीयर हुए। मैडमैन तुरंत रोर करने लगा, फिर ट्रांसफर अरे, किंग नहीं खेल रहा। कैसे कैसे करके फिर मना लिया गया, फिर फ्लैश। ऐसे ही 10 से ज्यादा जगहों पर लाइट चमकी। हर बार मैडमैन ज्यादा गुस्सा होता गया। कितने अरेज हैं, किंग को बुली कर रहे हो, मैं अपने टीचर को बताऊंगा। ये लाइन सुनते ही जू लिगुओ का फेस सफेद पड़ गया। लियो जिनबियाओ की आईलिड्स ट्विच हुई। उन्हें याद था मैडमैन ने वांगलिन को अपना टीचर माना था।
जू लिगुओ तुरंत बोला, लास्ट वन, पक्का लास्ट वन, इसमें स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं लगेंगे। इसी वक्त प्लैनेट के बाहर एक रिपल फैला। वांग लिन स्टारी स्काई से बाहर निकला। उसने नीचे प्लैनेट को देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। नॉनसेंस। प्लैनेट के नॉर्थ वेस्ट साइड पर एक बड़ा माउंटेन रेंज था। स्पिरिचुअल एनर्जी वहां काफी डेंस थी। चारों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंचती थी। जमीन हमेशा गीली रहती थी। जंगल के अंदर एक लंबी सी माउंटेन खड़ी थी, फॉग से घिरी हुई। दूर से देखने पर सब कुछ ब्लर लगता था। अचानक फॉग के बीच से फॉर्मेशन लाइट निकली, कुछ ब्रेथ्स तक चमकती रही, फिर धीरे धीरे फेड हो गई। माउंटेन के अंदर एक केव था, अंधेरा, थोड़ा ग्लूमी। केव के बीच ट्रांसफर रे चमका और लाइट के कम होते ही 3 लोग बाहर निकले, मैडमैन, जू लिगुओ और लियो जिनबियाओ। मैडमैन ने इधर उधर देखा, ब्लिंक किया। ये किंग थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ये जगह कौन सी है? जू लिगुओ ने एक्साइटमेंट दबाया, फ्लैटरिंग स्माइल के साथ बोला, किंग यही जगह है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं देख कर आता हूँ लिटिल गर्ल रेडी है या नहीं। लिटिल गर्ल सुनते ही मैडमैन की आंखें चमक उठी। हाँ, अच्छा, अगर किंग सेटिस्फाई हुआ रिवॉर्ड मिलेगा। लियो जिनबियाओ ने हाथ हिलाकर एक स्टोन चेयर बुलाया। मैडमैन बैठ गया। लियो जिनबियाओ ने रिस्पेक्टफुली शोल्डर्स मसाज करना शुरू कर दिया। उसका कंट्रोल परफेक्ट था। मैडमैन कंफर्टेबल हो गया, आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद लियो जिनबियाओ रुक गया, साइड में जाकर रिस्पेक्टफुली नील कर गया, आर्म्स फॉरवर्ड। मैडमैन ने आंखें खोली। हो गया इतना जल्दी? लियो जिनबियाओ ने सीधा कहा, किंग रिवॉर्ड प्लीज। मैडमैन चौंक गया, बस मसाज के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, किंग का ब्लड बहुत प्रेशियस है। लियो जिनबियाओ ने सीरियस फेस के साथ फिर कहा, किंग रिवॉर्ड प्लीज। मैडमैन गुस्सा हो गया, नॉट गिविंग, बिल्कुल नहीं। लियो जिनबियाओ काम रहा, किंग जब से यहाँ आए हैं, जो खाया, जो यूज किया, जो एंजॉय किया, सब मैंने पे किया, बहुत स्पिरिट स्टोन्स लगे। मैडमैन का रोर धीमा हो गया, ज्यादा नहीं था, तुम लोगों ने ही बोला था लेने को। लियो जिनबियाओ ने कामली नंबर्स बोले, 13 डेज में 7,30,000 स्पिरिट स्टोन्स और 9,850 सिल्वर खर्च हुए। डिटेल चाहिए? मैडमैन की आंखें फट गईं। उसे लगा था उसने कुछ खास स्पेंड नहीं किया, सिर्फ मजा किया था। अब उसके माथे पर पसीना आ गया। लियो जिनबियाओ ने टोन सॉफ्ट की, ऑफ कोर्स मास्टर ने कहा है किंग का ध्यान रखना है। किंग स्टिंजी नहीं है, बस अभी स्पिरिट स्टोन्स नहीं है, शायद सब लिटिल रेड के पास है। मैडमैन तुरंत रिलीफ महसूस करने लगा। हाँ, लिटिल रेड के पास है, किंग स्टिंजी नहीं है, बिल्कुल नहीं, जाकर लिटिल रेड से ले लो। उसने पसीना पोंछा और जोर जोर से हेड नॉट किया। केव के बाहर जंगल साइलेंट था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो रहा था और केव के अंदर हवा सडनली हैवी हो गई। कर्टन जोर से फट गया और 10 से ज्यादा कल्टीवेटर्स अंदर घुस आए। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट क्लियरली दिख रहा था। जो फीमेल कल्टीवेटर लीड कर रही थी, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड था। मैडमैन सामने बैठा था, फानबाजी के ऑपोजिट। वो ब्लिंक करता रह गया, पूरा कंफ्यूज्ड। अभी तक तो वो सोच रहा था कि फन शुरू होने वाला है और यहाँ सडनली फुल ड्रामा स्टार्ट हो गया। फानबाजी धीरे से खड़ा होता है, उसका फेस काम रहता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, यू केम, बिल्कुल स्टेडी टोन में, जैसे सब एक्सपेक्टेड हो। फीमेल कल्टीवेटर की नजर सीधा मैडमैन पर टिक जाती है। सो इट्स यू, उसने गुस्से से कहा। बाकी कल्टीवेटर्स भी रूम को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। हर तरफ से उनकी फियर्स गेज मैडमैन पर टिक जाती है। मैडमैन घबराकर हाथ हिलाता है, अरे हमने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसका नाम पूछ रहा था, आई डिडंट डू एनीथिंग। सामने बैठा ब्लैक क्लोथ्स वाला यंग मैन फानवाजी शर्मिंदगी का एक्सप्रेशन दिखाता है। वो धीरे से उठकर साइड में खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कुछ कहना हो पर कह ना पा रहा हो। बकवास बंद करो, फीमेल चीखती है। इन 10 येड पॉट्स को अपने ब्लड से फिल करो, वरना पहले इन दोनों को मार दूंगी। उसने स्लीव वेव की और तुरंत 10 येड पॉट्स मैडमैन के सामने अपीयर हो गए। इसी वक्त जू लिगुओ और लियो जिनबियाओ को अंदर घसीट कर लाया गया। जू लिगुओ के बॉडी में तलवारें घुसी हुई थी। वो वीक और मिजरेबल आवाज में चिल्लाया, किंग मेरी चिंता मत करो, आप बस एस्केप हो जाओ। लियो जिनबियाओ भी पूरा ब्लड से कवर्ड था, लेकिन जैसे ही उसने जू लिगुओ की बात सुनी, उसने अंदर ही अंदर कर्स किया। फिर तुरंत वो भी लाउड स्क्रीम करने लगा, किंग हम आपकी वजह से फंस गए, किंग राइटियस है, आपको हमें बचाना होगा। मैडमैन का फेस पूरा पैनिक से भर गया। वो इधर उधर देखने लगा, मैं इतना ब्लड कैसे दूं? रूम का एटमॉस्फेयर और हैवी हो गया। सबकी नजर उस पर थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उनके पीछे बिल्कुल चुपचाप एक व्हाइट रोब पहने हुए इंसान खड़ा था। उसकी आंखें ठंडी और शार्प थीं। एक आइसी वॉइस धीरे से गूंजी, जू लिगुओ, लियो जिनबियाओ, तुम दोनों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सच बताओ, आज का एपिसोड फुल एंटरटेनिंग था ना?
ये जू लिगुओ और लियो जिनबियाओ तो सच में नेक्स्ट लेवल कमीने निकले। इतनी ओवर एक्टिंग की उन्होंने उस बेचारे मैडमैन के सामने, उतनी तो वांग लिन ने भी कभी नहीं की होगी। खैर, अब असली मजा तब आएगा जब वांग लिन इन दोनों का हिसाब लेगा। क्या करेगा वो, कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक मेंबर नहीं हो तो मेंबरशिप ले लो, आपको नेक्स्ट एपिसोड एक दिन पहले ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।